हेलो एवरीवन, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एलएलएम सेकेंड ईयर यानी एएलयू अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर जो है उसमें जो एलएलएम सेकेंड ईयर की जो ब्रांच है यानी कॉरपोरेट एंड कॉमर्शियल लॉज, कॉरपोरेट एंड कॉमर्शियल लॉ जो ब्रांच है उसकी सब्जेक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी बैंकिंग लॉ आपको देखने को मिलेगी। बैंकिंग से संबंधित लॉज हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट को हम एक एक से क्वेश्चन वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मेरी क्लासेज में आपको एलएलबी की क्लासेज भी मिलेंगी जो कि आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं। साथ में ही जो स्टूडेंट्स क्लेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं ऑनलाइन क्लासेज देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो अपनी एलएलएम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल लॉ जो सब्जेक्ट चूज किए उनके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1, बैंकिंग विनिमय अधिनियम। ठीक है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 जो था उसके उद्देश्य तथा 2017 और 2020 में इसमें क्या क्या संशोधन किए गए, उसके क्या प्रभाव इस पे देखने को मिलते हैं, किस पे, बैंकिंग विनिमय अधिनियम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेज के लिए जो भी स्टूडेंट्स मुझसे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना यही है। तो परिचय देख लेते हैं सबसे पहले, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सशक्त, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया था। यानी यह अधिनियम इसलिए लागू किया गया था जिससे बैंकिंग जो प्रणाली है भारत में वह सशक्त और सुरक्षित और पारदर्शी रूप से कार्य करती रहे। एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से आपको नोटिस में लाने का प्रयास करूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर आप इसको डायरेक्ट हमें पढ़ाते हैं, कुछ टर्म हमारे समझ में नहीं आते हैं, उन्हें उन्हें किस तरह से समझें। तो देखिए, ऑनलाइन क्लासेज में और मेरे यूट्यूब लेक्चर देने में, दोनों में इतना सा अंतर है कि मुझे ये नहीं मालूम पड़ पाता है ऑनलाइन क्लासेज जब मैं आपकी इस तरह से यूट्यूब पे ले रहा, ऑनलाइन क्लासेज के अलावा यूट्यूब की जो वीडियो जो आपको बनाता हूँ, कि स्टूडेंट्स को सामने इन वीडियो को देखने के बाद क्या चीज़, क्या शब्द पे कोई दिक्कत आई, क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। जबकि जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं वो डायरेक्ट अपने डाउट जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं ओनली इस पर्पज़ से बनाता हूँ कि जो भी स्टूडेंट देखें, और मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि वीडियो में पूरे में आपको समझा दूँ। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, तो यह बैंकिंग जो विनिमय अधिनियम 1949 वो क्यों लाया गया, जिससे जो बैंकिंग प्रणाली है सशक्त, सुरक्षित और पारदर्शी बन जाए। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को बैंकों के विनिमय और नियंत्रण का अधिकार मिला। इस अधिनियम के थ्रू ही आरबीआई को काफ़ी सारे अधिकार दिए गए हैं जो बैंकों को विनियमित कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई। और जिससे होता क्या है कि वित्तीय जो कभी कभी अस्थिरता आती रहती थी देश में, वो यहाँ पे स्थिर हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि ये जो अधिनियम लाया गया था इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो इसके मेन उद्देश्य में देखेंगे, सबसे पहला जो उद्देश्य देखेंगे वो ये है कि का विनिमय बैंकों का विनिमय और नियंत्रण, यानी बैंकों को सही तरीके से विनियमित किया जाने लगा इस अधिनियम के तहत, और इसको नियंत्रित किए जाने लगा। ठीक है, अ, ये जो बैंकों का विनिमय और नियंत्रण किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों यह एक तरह से इसको लाया गया इस अधिनियम में कि बैंकों को विनियमित किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि बैंकिंग प्रणाली क्या थी, मजबूत नहीं थी। इस अधिनियम से पहले तो उसको मजबूत एवं नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कई बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, अपनी मन मर्जी से ही चल रहे थे। कोई स्थिर ब्याज दर नहीं थी, किस तरह से लोगों को किस प्रकार से लोन देना है, या बैंकों में किस तरह से लोगों के पैसे जमा करना है, कितना उनको रिटर्न देना है, कितनी परसेंट देना है, यानी वो अपने मन से ही अपने तरीके से लोग चला रहे थे, जिससे ग्राहकों का नुकसान हो रहा था। इस अधिनियम से आरबीआई को नियंत्रण बैंकों पर मिल गया। तो एक सेंट्रलाइज यहाँ पर पावर के थ्रू बैंकों को नियंत्रित किए जाने लगा। तो सबसे पहला इसमें हमें उद्देश्य यही देखने को मिलता है कि बैंकों का विनिमय और नियंत्रण होने लगा। ठीक है, दूसरा उद्देश्य ये था कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यहाँ पर इस अधिनियम का उद्देश्य था।
जैसे कि बैंकों के विफल होने से जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, यानी एक स्थिरता नहीं थी। तो इस अधिनियम के उद्देश्य से यह कोशिश की गई कि जितने भी बैंकों में जमा करता है लोग अपनी पूंजी जमा करते हैं तो उनको एक भविष्यक सुरक्षा प्रदान की जा सके और स्थिरता मिले, अस्थिरता का भाव उनमें ना रहे। उदाहरण के लिए हम उदाहरण देख सकते हैं कि 1913 से 1917 के दौरान कई बैंक थे वो क्या दिवालिया हो गए, ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिए गए, यानी लोगों के पैसे बैंकों में बचे ही नहीं। यानी जितने बैंकों में जमा हैं और जितने पैसे बैंकों में जमा है उतनी पूंजी बैंकों के पास होनी चाहिए, तो वो दिवालिया हो गए। वो हो कैसे गए कि कई गुना ज़्यादा लोगों को उन्होंने बैंकों ने लोन दे दिया और लोगों ने उनका लोन नहीं चुकाया तो बैंक कैसे दिवालिया घोषित हो गए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह अधिनियम लाना आवश्यक था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि बैंकों की स्थिरता बरकरार रहे। तीसरा जो इसका उद्देश्य वह है अनुचित बैंकिंग प्रथाओं पर रोक, कि बैंकों की जो अनुचित प्रथाएं थी उन पर रोक लगाया जा सके। जैसे कि उद्देश्य ये था कि बिना जांच पड़ताल के ऋण वितरण, किसी को भी अगर कोई उधार पैसा देना है बैंक के थ्रू तो जो ऋण वितरण है जांच पड़ताल के बाद ही वह दिया जाएगा। और बैंकिंग में भ्रष्टाचार को रोकना, और बैंकिंग में जो जिस तरह का भ्रष्टाचार होता है, बिचौलिए बन जाते हैं, ठीक है, आड़तीय टाइप में बन जाते हैं, उनको रोकना। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में कई बैंक बिना सुरक्षा के ऋण देकर बंद हो गए, यानी बहुत सारे ऐसे बैंक थे जो बिना सुरक्षा के ऋण देकर के बंद हो गए, यानी ऋण तो देते थे लेकिन किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं लेते थे। तो यह अधिनियम ऐसे मामलों को रोकने में काफ़ी सहायक रहा, ठीक है। याद रखना हम यहाँ पर उद्देश्यों पर ध्यान दे रहे हैं, यानी जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम था 1949 उसके क्या उद्देश्य थे उन पे हम ध्यान दे रहे हैं। तीसरा हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो उद्देश्य था वो ये था कि बैंकों की परिसमापन प्रक्रिया का प्रावधान, यानी विफल बैंकों की संपत्तियों और जमाओं का सही तरीके से निपटारा करना। यानी जो भी बैंक विफल हो जाती थी तो उनकी संपत्तियों का क्या और किस तरह से उनके जो जमाएं होती थी, यानी लोग जो पैसे जमा करते थे उनके पैसा किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा। उन बैंकों से अगर बैंक खोलते समय कोई राशि ली गई है या कुछ एसेट्स लिए गए हैं तो उनको किस किस तरह से विक्रय किया जाएगा जिससे जमाकर्ताओं की पूंजी वापस किया जा सके, यानी निपटारा किया जा सके, यानी परिसीमा समाप्ति पर किस प्रकार के प्रावधान लागू होंगे। तो ये भी इस अधिनियम में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि 1960 के दशक में कई छोटे बैंक बंद हुए, जिसके बाद आरबीआई को अधिक अधिकार दिए गए कि इस तरह के छोटे बैंक जो बंद हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या लोगों पर, जमाकर्ताओं पर प्रभाव पड़ेंगे, उनकी उनकी लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया इस अधिनियम के थ्रू। पांचवा उद्देश्य ये था कि बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन लागू करना, कि बैंकिंग जो क्षेत्र है उनमें एक अनुशासन होना चाहिए, इरेगुलेटरी नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य अनियंत्रित बैंकिंग से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकना इस उद्देश्य का मूल कारण था। यानी जो भी अनियंत्रित बैंकिंग थी उनसे क्या होता था, राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति थी वह डगमगा जाती थी, उससे नकारात्मक प्रभाव जीडीपी पर डायरेक्ट पड़ता था, ठीक है, तो उसको रोकना था। उदाहरण के लिए एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारत की बैंकिंग प्रणाली अपेक्षाकृत सुरक्षित रही। क्यों रही थी? क्योंकि उस समय आरबीआई का गठन उससे पहले हो चुका था, क्योंकि यह 1949 में ही अधिनियम लागू हो चुका था, जिससे कहीं हद तक आरबीआई ने इस वित्तीय संकट से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली थी इस प्रकार के उद्देश्यों को लागू करने के बाद। चलिए, सिक्स्थ जो उद्देश्य हम यहाँ पे देखेंगे वो है बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, यानी निजी बैंकों को अवसर देना ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके। कि अगर केवल यहाँ पर सरकारी बैंक ही रहेंगी तो कुछ हद तक कंपटीशन या लोगों को सेवा देने की भावनाएं कम हो जाएंगी। अक्सर लोगों में ये धारणा भी रहती है कि सरकारी इंस्टीट्यूट है तो उसमें इस तरह से क्या ही नॉर्मली हॉस्पिटल्स वगैरह की थिंकिंग देखते हैं। तो इसलिए इस बैंकिंग प्रणाली में, यानी इस वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, यानी जितनी प्रतिस्पर्धा होगी उतनी अच्छी सेवाएं जमाकर्ताओं को दी जाएंगी और उतनी ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा भी इस अधिनियम में दिया गया, ठीक है। उदाहरण के लिए 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी बैंकों को लाइसेंस दिए गए। कब?
1991 के बाद, राष्ट्रीय आर्थिक उदारीकरण के बाद। ठीक है। सातवां जो पॉइंट है वो है जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, यानी इस अधिनियम में यह भी सुनिश्चित किया गया कि जितनी जमाकर्ता हैं उनके अधिकारों को भी सुरक्षित तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसका उद्देश्य ये था कि बैंक अक्सर क्या होती, विफल हो जाती थी। इस स्थिति में ग्राहक क्या थे, उनकी जो जमा राशि थी उसकी जो जमा राशि है उसको किस प्रकार से पुनः वो प्राप्त करें या किस प्रकार से उसको बैंकों के थ्रू दिलवाया जाएगा। तो इसका जो ध्यान है वो आरबीआई बड़े ही अच्छे तरीके से रखती थी इस अधिनियम के थ्रू। तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा है वो भी हो सके। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि 1960 में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की गई थी, यानी आपका जो डिपॉजिट है उसके लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हैं कि आप जितना डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर कोई भी भविष्य में घटना दुर्घटना बैंकिंग प्रणाली में अस्थिरता आ जाती है, फिर भी आपको आपकी जो राशि है, जो भी आपको राशि जो बनती है सभी प्रावधान लागू करने के बाद, वो आपको इस इंश्योरेंस के थ्रू दे दी जाएगी। ऐसी गारंटी आरबीआई के थ्रू लागू की गई। ठीक है, इस अधिनियम के जरिए। आगे देखते हैं। आठवां जो उद्देश्य है इस अधिनियम का वो यह है कि बैंकों की गैर बैंकिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध, यानी बैंक केवल बैंकिंग ही कार्य करें तभी बेटर रहेगा। गैर गतिविधियों में बैंकें शामिल हो जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगाना इस अधिनियम का उद्देश्य था। बैंकों को जोखिमपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने से रोकना भी यहाँ पर एक इसका कारण था। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के बाद बैंकों के नियमों को सख्त कर दिया गया था, यानी जो ट्रेडिंग वगैरह के जो कार्य थे, कभी कभी बैंकों के कर्मचारी ही डायरेक्ट इस ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते थे। तो इस प्रकार की गतिविधियों में भी रोकने के लिए इस प्रकार के नए कानून बनाए गए, जिसमें इस अधिनियम में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया। नाइन्थ उद्देश्य देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को नियामक शक्ति प्रदान करना, यानी भारतीय आरबीआई को सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई बैंकों पर किसी भी प्रकार के नियम कानून बनाने और प्रतिबंध लगाने के लिए। बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत नियामक संस्था का गठन, जो कि आरबीआई के रूप में किया गया। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आरबीआई की भूमिका और मजबूत हुई। यहाँ पर 1969 में क्या है, 14 प्रमुख ऐसे बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे क्या है आरबीआई और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिए थे कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के उद्देश्य क्या थे, लेकिन साथ में यहाँ पर देखना ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि 2017 और 2020 के जो संशोधन किए गए थे, उन संशोधनों से इस बैंकिंग अधिनियम पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 2020 का जो संशोधन किया गया उसमें क्या क्या प्रभाव बैंकिंग अधिनियम पर जो 1949 का है उस पर पड़े। ठीक है, तो पहला यह है कि आरबीआई को सहकारी बैंकों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण मिला। 2020 के बाद ही वह समय था जब आरबीआई को जितने भी सहकारी बैंक थे उनके प्रबंधन पर भी अधिक नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। साथ में ही कॉरपोरेट गवर्नेंस को सुधारने के लिए नए मानक तैयार किए गए। जितने भी कॉरपोरेट गवर्नेंस हैं, बॉडीज़ हैं, उनको सुधारने के लिए नए मानक भी तैयार किए गए। उदाहरण से समझ लेते हैं, यदि कोई सहकारी बैंक वित्तीय संकट में है तो आरबीआई उसके प्रबंधन को पुनर्गठित कर सकता है। यानी अगर कोई बैंक, सहकारी बैंक जो है, किसी भी तरह की संकट की स्थिति में आ जाती है, तो संकट की स्थिति में आ जाती है तो आरबीआई उसको अपने रूल्स एंड रेगुलर्स के जरिए पुनः किस तरह से उसको चलाना है और कैसे उस संकट की स्थिति से उसे बाहर निकालना है, इस प्रकार के कार्य भी करना आरबीआई की शक्ति में डाल दी गई। यानी आरबीआई के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वो चीज़ें आ जाती थी। तो ये 2020 के बाद ही था। हाँ, तो ये 2020-17 के संशोधन थे। इसके बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और इसके बाद हुए संशोधन भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2017 और 2020 के संशोधनों से बैंकों की निगरानी और वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया गया, जिससे जमाकर्ताओं और देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुआ। ठीक है, आज की वीडियो इतनी। थैंक यू।
अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और आप अपनी प्रीशियस कमेंट भी हमें कर सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।